कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा से गैंगरेप का मुद्दा सियासी घमासान की वजह बन गया है। आरजीकर कॉलेज के बाद अब लॉ कॉलेज में हुई इस घटना ने बंगाल को शर्मसार कर दिया है। लेकिन उससे भी शर्मनाक है बंगाल में सत्ताधारी दल के नेताओं की वो प्रतिक्रिया जो गैंगरेप की घटना को लेकर दी जा रही है। गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। पुलिस ने क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर लिया है। मुख्य आरोपी को लेकर टीएमसी पहले से बीजेपी के निशाने पर थी और अब टीएमसी नेता मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयान ने टीएमसी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कल बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को हिरासत में लिया गया। करीब 12 घंटे बाद रिहाई हुई, लेकिन पूरी रात बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात टीएमसी के दो वरिष्ठ नेताओं के बिगड़े बोल की कर लेते हैं। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने क्या कहा, पहले वो देखिए। उन्होंने कहा, वो लड़की अगर नहीं जाती तो यह घटना नहीं होती, किसी को बताकर जाती तो यह घटना नहीं होती, सहेलियों को लेकर जाती तो यह घटना नहीं घटती। अब टीएमसी के ही एक और वरिष्ठ नेता हैं कल्याण बनर्जी, लोकसभा के सदस्य भी हैं, सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। दोस्त बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है? कुछ लोग ऐसे अपराध करते हैं, स्कूलों में पुलिस होगी क्या? क्वेश्चन मार्क, यह उनका सवाल है। ये एक सरकारी कॉलेज है, क्या हमेशा पुलिस रहेगी? अब आप इन दोनों नेताओं के बयान को आपने देख लिया। क्या ऐसी घटना पर, इस तरह की घटना पर ऐसी प्रतिक्रिया देना ये जायज है? क्या मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए? নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সহকর্মীরা দেবে। সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। मदन मित्रा का यह विवादित बयान आपने सुना, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए, और विवादित बयानों को लेकर टीएमसी ने सफाई दी है। मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयान से टीएमसी ने किनारा कर लिया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। टीएमसी ने दोनों बयानों से खुद को अलग किया। टीएमसी ने की पार्टी नेताओं के बयानों की निंदा। ये बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के बयानों की निंदा की है और उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया है और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसके लिए एक पोस्ट भी किया गया है। मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के बयान से टीएमसी का किनारा हो गया है। दोनों के बयानों से पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है और इसकी निंदा की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दोनों ही नेताओं पर तृणमूल कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि ऐसा बयान देना और अभी ऐसे वक्त जब पूरे देश में इस केस को लेकर गुस्सा हो, क्या इस तरह के बयान से बाद टीएमसी उन पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की वारदात पर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। टीएमसी के भीतर भी इस वारदात को लेकर खींचतान मची है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने वारदात को लेकर पीड़ित छात्रा पर ही सवाल खड़े किए थे, जिससे टीएमसी ने किनारा कर लिया है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई जघन्य घटना को लेकर सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा द्वारा दिए गए बयान उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी इन बयानों से पूरी तरह असहमति जताती है और उनकी कड़ी निंदा करती है। टीएमसी ने बयान से किनारा किया तो सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट से पूरी तरह असहमत हूँ। क्या वो परोक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? उधर टीएमसी विधायक मदन मित्रा के तेवर भी इसके बाद ढीले पड़े नजर आए। एक मिছিল में लाखों आदमी जाते हैं, उसमें अगर 2 आदमी गया, फोटो खींचा लिया और फिर बोला हम तृणमूल को लीडर है, इसको देखना है क्या तृणमूल कांग्रेस का व्यू क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ स्टूडेंट के साथ हुए रेप के मामले में टीएमसी बैकफुट पर है। ऐसे में बीजेपी भी उस पर जोरदार हमला बोल रही है और अपराधियों का हिमायती होने का आरोप
लगा रही है। टीएमसी ने भले ही लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की वारदात पर अपने नेताओं के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और टीएमसी पर संगीन आरोप लगाए हैं। कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में हुए बलात्कार की घटना पर तृणमूल कांग्रेस अपने सांसद और विधायक से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सांसद ने पार्टी को करारा जवाब देते हुए अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यही है तृणमूल कांग्रेस की राजनीति, एक ऐसी पार्टी जो दरिंदों को शरण देती है, दोषियों को बचाती है और पीड़िता की आवाज को दबाती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय यही नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार को शर्मनाक चेहरा भी बता दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक शर्मनाक चेहरा बन चुकी हैं। वो दोहरी बातें करती हैं, एक जनता के लिए और दूसरी अपनी पार्टी के गुंडों के लिए। इसी दोहरी नीति से वो बलात्कार को सामान्य बता रही हैं और अपराधियों का हौसला बढ़ा रही हैं। ममता के बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का हर नेता एक्यूज को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है और विक्टिम को ब्लेम करने की बात कर रहा है, और ये इसीलिए है क्योंकि एक्यूज तृणमूल कांग्रेस का खुद का नेता है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। कल सुकांत मजूमदार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। 12 घंटे बाद सुकांत मजूमदार को रिहा किया गया। वहीं पूरी रात बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुकांत मजूमदार जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको रिहा किया गया 12 घंटे बाद। इस मामले में उन्होंने प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी है। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की ज़रूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। देखिए, एक महीने में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की होने की ज़रूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं। गैंगरेप के मामले को लेकर बंगाल सरकार सियासी दलों के निशाने पर है। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। घटना के विरोध में बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। खासतौर पर लेफ्ट के छात्र संगठन इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी पहले से ही संदेश खाली और आरजीकर के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है और अब लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले को लेकर बंगाल सरकार पर निशाना साध रही है। गैंगरेप की वारदात से नाराज छात्र कोलकाता के कस्बा थाने के सामने पहुंच गए और हाथ में तख्ती लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने पुलिस स्टेशन को जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। हालांकि पुलिस ने बलपूर्वक छात्रों को वहां से हटा दिया। इधर बीजेपी ने कोलकाता के गरियाघाट इलाके में प्रदर्शन किया। मार्च के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी इसको हिटलर गिरी पे तोल वो आ चुकी है। गैंगरेप केस के विरोध में कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि ममता सरकार में क्राइम ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कोलकाता में लेफ्ट के नेताओं ने जमकर विरोध जताया और ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। कोलकाता गैंगरेप मामले में टीएमसी नेताओं के विवादास्पद बयान से मामला गरमाने लगा है और अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा ने विवादास्पद बयान दिया, जिस पर महुआ मोइत्रा ने नाराजगी जताई है। टीएमसी नेताओं के बयान पर महुआ मोइत्रा भड़क गई हैं। जो विवादास्पद बयान दिया गया उस पर महुआ मोइत्रा भड़की हैं। कोलकाता गैंगरेप पर महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है। महुआ मोइत्रा ने कहा, हर पार्टी में महिलाओं के प्रति घृणा है। टीएमसी अपने नेताओं के बयान की निंदा करती है।
अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेताओं की भी निंदा की। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी बलात्कारियों को माला पहनाती है, तो यहां पर महुआ मोइत्रा ने इस बयान की निंदा की है। कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जहां तमाम सियासी दल इसे लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं, तो कुछ ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ठीक नहीं है। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं और ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। बंगाल सहित पूरे देश में अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी केंद्र व सभी राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। केवल बंगाल क्यों, क्या और जगह नहीं ये घटना है? ये समाज विकृत हो रहा है, ये समाज की विकृति है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक सत्यपाल सिंह ने वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। किसी भी महिला के ऊपर इस प्रकार का दुष्कर्म होता है वो हम सब के लिए शर्म की बात है, विशेष रूप से उस राज्य के लिए, उस प्रदेश के लिए जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। कोलकाता गैंगरेप की केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। घटनास्थल को पुलिस ने सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को अरेस्ट किया है, जिस पर आरोपी के कहने पर गार्ड रूम से बाहर जाने और पीड़िता की मदद न करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी कॉलेज में ही था, लेकिन जब उसे आरोपी मनोजीत मिश्रा और उसके साथियों ने बाहर जाने को कहा तो वहां से चला गया, जिसके बाद आरोपी पीड़िता से गैंगरेप की कोशिश करने लगे। इस दौरान पीड़िता ने कई बार मदद के लिए आवाज दी, लेकिन सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी मदद के लिए नहीं आया। इधर पीड़िता की प्राथमिक इंजरी रिपोर्ट में मारपीट की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के गले और सीने के पास मारपीट और जबरदस्ती के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस केस से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाल रही है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप केस को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर चौतरफा हमला कर रही है। बीजेपी ने केस की जांच के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित की गई इस समिति में मनन मिश्रा, बिप्लव कुमार देव, मीनाक्षी लेखी और सतपाल सिंह को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था को संभालने में फेल होने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। एक बात स्पष्ट होता है कि ये पूरा गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं गैंगरेप केस को लेकर कांग्रेस भी टीएमसी सरकार पर हमलावर है। जितने कॉलेज बंगाल में, ये हर कॉलेज में हर यूनियन की सर पे बैठा दिया टीएमसी पार्टी के नेतागण को, वहां के दरिंदे लोगों को। इस मामले में वामपंथी दल भी ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार के सियासी हलचल की। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का गहन सत्यापन जारी किया है। कई जिलों में वोटर लिस्ट सत्यापन का काम शुरू हो चुका है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। फॉर्म भरने में लोगों की मदद कर रहे हैं बीएलओ। सत्यापन के लिए बीएलओ की संख्या भी बढ़ाई गई है। बिहार में 77,895 बीएलओ तैनात थे। 20,000 और बीएलओ की संख्या बढ़ाई गई है। तो बीएलओ अब सत्यापन के लिए घर घर जा रहे हैं। 20,000 बीएलओ की संख्या बढ़ा दी गई है। बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें कई कागजात लोगों को देने होंगे।
समीक्षा के तहत मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। बूथ स्तर के अधिकारी यानी BLO घर घर जाएंगे। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। बिहार में आखिरी बार विशेष गहन समीक्षा साल 2003 में हुई थी। तो कैसे होगा सत्यापन, ये भी आपको बता देते हैं। BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्र बांटेंगे, यानी फॉर्म देंगे। मतदाता का नाम, पता, एपिक नंबर, आधार नंबर देना होगा, ये जानकारी देनी होगी। जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर भी फॉर्म में देना होगा। तो ये कुछ जो जानकारियां माता पिता या अभिभावक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। गणना पत्र में मतदाता की फोटो भी लगानी होगी, यानी सत्यापन होगा। इसी सर्वे में आए फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा। 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा, यानी जो ड्राफ्ट होगा उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो वो समय रहते उस पर आपत्ति जता सकता है। बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं, जबकि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। कोई याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया, और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर जो किस्म किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि इस अभियान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। बिहार में हो रही मतदाता सूची की जांच पर सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के नेता इसे जरूरी बता रहे हैं तो विपक्षी नेता इसे मोदी सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर महाभारत जारी है, जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची की जांच की कवायद शुरू कर चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव आयोग की कवायद को सही बताया है और आरोप लगाया है कि विपक्षी दल हार के डर से इसका विरोध कर रही हैं। समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी जरूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चुनाव आयोग की कवायद पर सवाल खड़े किए हैं। संदेह के घेरे में है जो चुनाव आयोग का इस वक्त का निर्णय है, टाइमिंग पे संदेह आ रहा है, क्योंकि अब नवंबर में चुनाव है बिहार में, 2-3 महीने पहले से आचार संहिता लगती है और ये संदेह के घेरे में इसलिए है क्योंकि बहुत सारी गलत चीजें महाराष्ट्र चुनाव में हुई है। वोटर लिस्ट सत्यापन पर सियासी घमासान के बीच ओवैसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की जांच के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत बूथ लेवल पर ऑफिसर घर घर जा रही हैं और लोगों को फॉर्म भरने में मदद भी कर रही हैं। अभियान वक्त पर पूरा हो सके, इसके लिए बूथ लेवल पर अधिकारियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। वहीं इस मसले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में जो दस्तावेज मांगे हैं, उसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा भड़क गया है, जिन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है। कैसे होगा बताइए ये वहां? अच्छा, और कितने लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बताइए? ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग की कवायद पूरी तरह से शक पैदा करने वाली है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो वोटिंग के अधिकार से महरूम हो सकते हैं।
इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर हमारे रिप्रेजेंटेशन में गौर करे, किसी भी जेन्युइन इंडियन का नाम मिस ना हो, वोटर्स को अपना वोट मिले डालने के लिए, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से कराह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से परेशान है। और ये तस्वीरें देखिए जो बता रही कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। पहाड़ों में हो रही बारिश आफत बनकर लोगों पर कहर बरपा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही का रूप ले लिया है। केदार घाटी में बारिश के कारण भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील इलाकों में से दूर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मानसून के मौसम में देश के पहाड़ से मैदान तक पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही हैं। बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई से हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। आवाजाही न हो पाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ऋषिकेश में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। लाउडस्पीकर से लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। गंगा किनारे नहीं जाने की दी जा रही है चेतावनी। अलर्ट पर है एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस। ऋषिकेश में इस वक्त चेतावनी दी जा रही है कि गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लाउडस्पीकर पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से घाटों पर किनारे न बैठे, थोड़ा ऊपर हो जाए। सेफ्टी पॉइंट से बोला जा रहा है आपको। और ये किसी भी लोग स्नान कर रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर आ जाए, जहाँ पे चेहरे वहीं पे स्नान करें। विदाउट चेयर कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेवल लगातार बढ़ रहा है, कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है, डूबने का खतरा है, भाव बहुत तेज है, इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। यात्रीगण ध्यान दें कि जितने भी यात्रीगण घाटों में स्नान कर रहे हैं या गंगा जल भर रहे हैं, आप लोग ध्यान दें, लगातार और उत्तराखंड के चमोली जिले में भी तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में जो तस्वीरें सामने आ रही है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लोगों को संवेदनशील इलाके से दूर रहने को कहा जा रहा है। वहीं अलर्ट पर एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस को रखा गया है ऋषिकेश में, क्योंकि जल स्तर लगातार गंगा का बढ़ता जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है। लाउडस्पीकर पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है और अलर्ट पर रहने की बात कही जा रही है। ऋषिकेश में एसडीआरएफ, आपदा राहत दल और जल पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नंद केसरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बारिश लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नंद केसरी इलाके में एक कार मलबे में फंस गई। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित बच गया है। चमोली में मलबा हटाने का काम जारी है। आप इस कार को देखिए जो मलबे में फंसी हुई है। ड्राइवर बच गया किसी तरह से और अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश परेशानी बढ़ा रही है। उत्तराखंड के चमोली में हुई तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश के बाद चमोली में भी पहाड़ खिसके हैं और वहां खड़ी कई गाड़ियां इन चट्टानों की चपेट में आ गई। और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें सीधे आकर इन गाड़ियों के ऊपर गिरी, इसलिए गाड़ियों के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से टूट गया। गनीमत रही कि जब पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ तब इन दोनों गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। चमोली जिले के थिरकाप गांव में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बारिश के साथ कूड़ा कचरा लोगों के घरों में घुस गया है और हालात ऐसे हैं कि लोगों को घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं चमोली में आई बादल फाड़ आफत की वजह से सफेद रंग की एक कार मलबे में बुरी तरह से फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ की वजह से वो कार बह गई।
और कार बहते बहते काफी दूर तक चली गई और फिर मलबे के बीच मानो जम सी गई। मलबा इतना ज्यादा था कि भारी भरकम कार को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि कार का आधे से ज्यादा हिस्सा तो मलबे में समा चुका था। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार के आसपास इकट्ठा मलबे को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई भी उस मलबे में घुसकर कार निकालने की कोशिश करता तो वो भी उस मलबे में फंस जाता। गनीमत ये रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। मनाली में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें मनाली से आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे हालात बेहद खराब हैं और तेज बारिश और बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। में हिमाचल भारी बारिश का दंश झेल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जान का नुकसान हो रहा है, वहीं प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। हम मनाली में इस वक्त हैं, बिल्कुल ब्यास के किनारे हम हैं और आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे ये ब्यास जो है बह रही है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों से ये ब्यास जो है मनाली से गुजर रही है। मनाली से गुजरती हुई ये कुल्लू की तरफ जाती है, पर बुधवार को ब्यास ने रौद्र रूप यहाँ धारण किया था और यहाँ पे कुछ दुकानें थी, तकरीबन 5 दुकानें जो यहाँ मौजूद थी, उस ब्यास नदी की जद में आई, चपेट में आई और बह गई। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ निशान बचे हैं दुकानों के। पीछे का सारा हिस्सा जो है इन दुकानों का वो ब्यास के साथ बह गया है। तो इस तरीके का तांडव जो है ब्यास ने यहाँ मचाया है और पूरा हिमाचल जो है भारी बारिश की वजह से जो है दंश झेल रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बादल फट रहे हैं। अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है हिमाचल में और 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है। और इसमें भी बड़ी बात है कि ये अभी बरसात की शुरुआत के दिन है। आने वाले दिनों में जब बरसात और तेज होगी तब मंजर क्या होगा उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर जो ये दिन बीते हैं, तकरीबन 1 हफ्ता ही बरसात का हुआ है, उसमें 31 जानें जो हैं हिमाचल में चली गई हैं। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और नदियां नाले उफान पर हैं। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। तो फिलहाल 31 लोगों की मौत पिछले 1 हफ्ते में हिमाचल में हुई है। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और हिमाचल में आज एतवार के दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और प्रशासन जो है बिल्कुल एहतियात बरतने के लिए लोगों को बार बार कह रहा है कि नदियों नालों के करीब ना जाएं। भारी बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उससे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि उत्तराखंड के कई इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है, जिससे चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाओं ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। आलम यह है कि भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। जलस्तर इतना ज्यादा है कि भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा कमोबेश जलमग्न हो गई है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बिगड़ चुका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, जिसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर हुआ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चारधाम यात्रा पर बाढ़ बारिश का असर। अगले 24 घंटे के लिए रोकी गई चारधाम यात्रा। ये बड़ी खबर है, अगले 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। चारधाम मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा रोक दी गई है। अगर हम बात बद्रीनाथ मार्ग की करें तो यहां भी लगातार हादसे हो रहे हैं। भारी बारिश के बाद नंदप्रयाग के पास एक गाड़ी बीच सड़क पर गड्ढे में जा फंसी, जिसे जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। और इस तरह के हालात इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए हैं, जब यात्री जो है वो लगातार जब चारधाम की यात्रा पर निकलते हैं और बारिश होती है तो सड़क पर या तो बड़े गड्ढे हो जाते हैं या फिर ऊपर से पहाड़ी की तरफ से मलबा या बड़े पत्थर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि क्रेन की मदद से गाड़ी को
खींचा जा सके। और इस वक्त ये देखिए, जैसे ही गाड़ी को खींचने की कोशिश की और जेसीबी की मदद से खींचने की कोशिश की गई, तो गाड़ी की इस वक्त की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो चुके हैं। तो लगातार कोशिश इन रास्तों पर यही की जाती है कि जो गाड़ी फंस जाती है उसको निकाला जाए, रास्ते को रोका ना जाए। इस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि 24 घंटे के लिए चार धाम की यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होगी और जिसके बाद लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। इस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। जेसीबी मशीन की मदद से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको निकाला जा रहा है। तो ये नंदप्रयाग चमोली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर जो सड़क है उसके बीचों बीच में गाड़ियां फंस गई हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से, और अब उन्हें जेसीबी या दूसरी मशीनों की मदद से निकालने की कवायद जो है वो चल रही है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का मौसम भी बना हुआ है और मौसम विभाग ने 3 दिनों का रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास नदी पर फिर खतरा बढ़ता जा रहा है। व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने यहां एहतियात बरतते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुल्लू में, जहां व्यास नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं और खतरा बढ़ता जा रहा है। जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, और प्रशासन ने कई एहतियात यहां पर जारी किए हैं। उत्तराखंड के धारचूला में तो इतना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ कि लोगों की सांसें अटक गई। आदि कैलाश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लैंडस्लाइड देखकर होश ही उड़ गए, क्योंकि यहां पहाड़ों से पत्थर मानो गोली की रफ्तार में बरस रहे थे। क्योंकि कई टन भारी बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से गिरी, इसके साथ इतना मलबा वहां गिर गया कि पहाड़ खिसकता देख लोगों में दहशत फैल गई। तेजी से नीचे आ रहे मलबे को देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मलबा जैसे ही सड़क पर आकर गिरा, वहां धूल का गुबार फैल गया। पहाड़ खिसकने की वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जाम हो गया रास्ता अब तो। ओ बाप रे, कितना बड़ा पत्थर गया देखो नदी में। बता दें कि देर रात धारचूला में मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी रात लैंडस्लाइड होता रहा और लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु कई घंटे तक फंसे रहे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग जिले से। रुद्रप्रयाग जिले के विजयनगर में लैंडस्लाइड हुई है। मलबे के नीचे दबी कई गाड़ियां। केदारनाथ बद्रीनाथ एनएच पर भी लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। सिरोपगढ़ में सड़क बंद है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त रुद्रप्रयाग जिले के विजयनगर में लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई, और इन तस्वीरों को भी आप देखिए कैसे रुद्रप्रयाग के विजयनगर में लैंडस्लाइड के बाद कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं। वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। सिरोपगढ़ में सड़क बंद है, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। उत्तराखंड में बारिश की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास रोड पर जाम लगने से मौत। सड़क पर जाम में फंसे 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जाम में फंसने से कमल पांचाल की हार्ट अटैक से मौत। जाम में फंसे संदीप पटेल की भी हार्ट अटैक से मौत। अस्पताल जा रहे बलराम पटेल की जाम में फंसने से मौत हुई है। इंदौर देवास रोड पर लगा था लंबा जाम, तो लंबे जाम ने 3 लोगों की जान ले ली। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर देवास रोड पर लंबा जाम लगा हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा का पूरा रास्ता जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था। एक आपको हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं, एक क्लोज तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तीसरा जाम में फंसने से 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है और एक अस्पताल जा रहे थे और जाम में फंसे थे। जाम में फंसने के कारण उनकी मौत हुई। अब बात दिल्ली के यश हत्याकांड की, और बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली के यश हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। यश हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल बरामद हो गई है। नाबालिग ने चलाई थी यश पर गोली। गोली नहीं लगने के बाद चाकू से हमला किया गया। अमान ने यश पर किया था चाकू से हमला। सूत्रों के अनुसार चाकू यश की बॉडी के आर पार हो गया था और एक वार में यश की मौत हो गई थी।
आरोपियों ने वारदात के बाद पिस्टल को सेफ लोकेशन पर छिपा दिया था। दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि पिस्टल को किसी सेफ लोकेशन में छिपाया गया था। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि नाबालिग ने पहले गोली चलाई और जब गोली से वो बच गया तो उसके बाद चाकू से हमला किया गया और चाकू एक बार में ही यश की बॉडी के आर पार हो गया और एक बार में ही यश की मौत हो गई थी। आरोपियों ने वारदात के बाद पिस्टल को सेफ लोकेशन पर छिपा दिया था। दिल्ली में 20 साल के युवक की हत्या से सनसनी मच गई। यश नाम के युवक की हत्या को पुलिस ने रोड रेज की वारदात बताया है, तो दूसरी तरफ मृतक के परिवार ने इसे साजिश करार दिया। इन आरोपों के बाद 3 आरोपियों के साथ एक लड़की की भी एंट्री हो गई। तार प्रेम प्रसंग तक जुड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे निर्दोष बच्चे को मारा है, वो भी साजिश के तहत मारा गया। मेरा बच्चा धमकी दी कि मैं तुम्हारे लड़के को मरवा दूंगी और मेरे लड़के को मरवा दिया। मुझे तो इंसाफ चाहिए। नाबालिग बच्चा बचना नहीं चाहिए। वो ये गुहार है एक माँ की जिसने अपने 20 साल के बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इस माँ का दर्द, इस माँ की वेदना आंखों से आंसुओं का सैलाब बनकर बह रही है। मां का आरोप है कि उसके बेटे ने धर्म विशेष की लड़की से मोहब्बत की कीमत जान देकर चुकाई है। उसने लड़की को लक्की के साथ देखा, जिस लड़के ने मेरे यश को मारा है, और वो मोमडन है और मेरा बच्चा हिंदू था। लड़की के परिवार बिल्कुल शामिल है, 100% शामिल है इस चीज के लिए, क्योंकि वो लड़का था, लक्की नाम का लड़का था। मैं चाहती हूँ कि उसको मौत दी जाए। मेरा बच्चा मारा गया रे भाई, मेरा बच्चा मारा गया। निर्दोष बच्चा था, किसी से कुछ नहीं कहता था वो। जिस घर में मातम पसरा हुआ है, ये घर दिल्ली के गीता कॉलोनी में मौजूद है। शुक्रवार की देर शाम 20 साल का यश अपने इसी घर में लौट रहा था, लेकिन लौट नहीं पाया। गीता कॉलोनी के रानी गार्डन का यही वो इलाका है जहां से शुक्रवार की शाम यश लौट रहा था। उसके साथ स्कूटी पर पीछे उसका चचेरा भाई अमन भी सवार था। यही वो जगह है जहां यश की हत्या को अंजाम दिया गया। यश हत्याकांड की 2 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी रोड रेज, दूसरी थ्योरी दूसरे धर्म में प्रेम प्रसंग। सबसे पहले पहली थ्योरी को डीकोड करते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि यश की स्कूटी का साइड मिरर यहां से गुजर रहे 2 लड़कों मोहम्मद अमान सिद्दीकी और एक नाबालिग को लग गया, जिसके बाद मोहम्मद अमान सिद्दीकी और नाबालिग ने यश को रोका। दोनों ने लकी नाम के युवक को भी मौके पर बुलाया। फिर इन तीनों आरोपियों ने यश और उसके चचेरे भाई अमन की पिटाई शुरू कर दी। अमन किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन यश नहीं भाग पाया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अमान सिद्दीकी ने यश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देख पाएंगे दिल्ली पुलिस का बैरिकेड और पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी, ये आपको यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर नजर आएगा। और उसके साथ साथ जो खून के धब्बे, खून के निशान जो हैं, जब ये चाकू घोंपकर हत्या की गई तो उसके बाद जो खून बहा उसकी साफ तौर से यहाँ पर तस्वीर जो है वो आपको नजर आएगी। और पूरा जो घेरा है पुलिस की तरफ से वो भी बना दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ से तकरीबन 200 से 300 मीटर दूसरी तरफ हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं तो जो रोड रेज है उसकी शुरुआत वहाँ पर हुई थी। हल्की सी टक्कर जो है वो स्कूटी की दूसरे व्यक्ति पर लगती है और जिसके बाद ये पूरी घटना जो है वो होती है। यश के चचेरे भाई अमन ने बताया कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। वहां मौजूद दुकानदारों ने शटर बंद कर दिया। अमन किसी तरह अपने भाई को अस्पताल ले गया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।